हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आप फ्रेशर्स के तौर पे वहां जब जाते हैं तो आपको किस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और आपका पहला दिन कैसा होता है, आपको क्या क्या आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 1 मंथ का टाइम लग जाता है कम से कम, तो उन्हें बनवाने के लिए क्या करना होगा और वो डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपके अब एडमिशन चल गए हैं और आप दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यानी कि आप 12th के बाद अगर एडमिशन लेते हैं तो डॉक्यूमेंट है उनमें आपका आधार कार्ड, आपका जो आपका पेरेंट्स का आधार कार्ड है वो, आपके पासपोर्ट साइज इमेजेस, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मूल निवास कह सकते हैं, या फिर इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और आपके ऐसे ही सर्टिफिकेट्स काम आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि आपको कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट वगैरह और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कॉलेज के लिए। आपको अगर आप अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर शहर में जाते हैं और आपको रोडवेज से जाना है या फिर आपको किसी रेलवे के थ्रू जाना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा तरीका कि कैसे आप सस्ते में जा सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं, ज्यादातर सर्टिफिकेट ही ऐसे होते हैं जो आपकी तहसील से वेरीफाई होने के बाद आते हैं, पटवारी वगैरह और तहसीलदार के सिग्नेचर होने के बाद। तो दोस्तों, उनमें कुछ टाइम लग जाता है। तो अब आप अगर मान लीजिए आपको पहले, भाई जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे मैं 12th में था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए और कब बनवाने चाहिए, क्योंकि कोई आपको ये चीजें बताता नहीं है। तो बाद में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं कॉलेज के अंदर, तो जब जाके कॉलेज वाले आपको बताते हैं फिर आप लेट हो जाते हैं। तो लेट हो जाते हैं, दूसरा पैसा ज्यादा लगता है और कम टाइम में आपको वही काम करवाना है, तो इसलिए पैसा ज्यादा लग जाता है और आपका जो टेंशन वाला माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपको पहले ही एक वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आपको क्या पहले से ही क्या तैयारी करनी चाहिए अपनी तरफ से। तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, कितनी % आ जाती है जनरल वालों की या फिर अदर कार्ड्स, और अगले व्लॉग में मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में ही डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। जिन सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके 12th क्लास से ही लेके चलता हूँ। तो पहला, आपको 12th क्लास में कुछ सर्टिफिकेट वहां से लेने होते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो आपका मार्कशीट हो गया। मार्कशीट आप जैसे कि आपकी अभी लेट आएगी या फिर अभी कॉलेज में आई नहीं, तो उसका क्या होता है कि आप जब एडमिशन कॉलेज में ले लेते हैं उसके बाद जब आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, मतलब कि आपके एग्जाम होने से कुछ 1-2 महीने पहले ही आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, तो उस टाइम आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, इतना आपकी आ जाएगी, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको इस कॉलेज से और एक मार्कशीट, दूसरा एक आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो इजीली बन जाता है और बस उसमें यही लिखा होता है कि बच्चे का स्वभाव कॉलेज में कैसा था। दूसरा, उसमें एक सिग्नेचर हो जाता है प्रिंसिपल के, बस। दूसरा, जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे उससे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो इसमें पहला आपका है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट को कहते हैं आय प्रमाण पत्र। बहुत से बच्चे अपना मतलब पहले बनवाया होगा आज से 3-4 साल पहले और अब इस्तेमाल करने की सोच रहे हो, तो उन्हें बता दूं कि यूपी के अंदर 3 साल तक ही एक आय प्रमाण पत्र वैलिड होता है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट की जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर का है। तो आप दूसरा बनवा ले, उसको चेक कर लेना, कभी आप इस चक्कर में रह जाएं कि आपके पास है हम दिखा लेंगे, तो आप बनवा लेना, वो तहसील से बनता है या फिर आप जन सेवा केंद्र से डायरेक्ट बनवा सकते हैं और वो कम से कम भी आपका 1 महीना या 20 दिन के आसपास लग जाते हैं आने में। दूसरा आपका है डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र में आपका जो ये आपका नहीं बनेगा, पहली बार ये आपके पिताजी का बनेगा, यानी कि फादर का। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो फादर है उनकी जो बर्थ प्लेस है या जहां वे रहते हैं उसका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, ये भी आपका तहसील से ही और दूसरा आप जन सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। प्रोसीजर दोनों का सेम ही रहेगा। इसमें आपके आधार कार्ड वगैरह और आपके जो बिजली के बिल हैं इनकी कॉपी और आपके जो फोटोज है, पासपोर्ट साइज फोटोज और 1-2 चीज ऐसी ही लगती हैं, ऐसा कोई इसका हार्ड प्रोसेस है नहीं। और इसमें एक चीज और है कि जिन भाइयों को जरूरत पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट की, वो पहले से ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि जनरल के अंदर तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी नहीं थी। बाकी जहां तक मुझे उम्मीद है आपको SC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा।
तो ऐसी वाले भाई कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। तो दोस्तों जो मैं ये आपको चीजें बता रहा हूँ, इनमें आपको करना क्या है कि आपको इन सब चीजों के, आपके आधार कार्ड, आपके राशन कार्ड, बिजली का बिल, जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो है उनको कम से कम भी 30 या 20 के आसपास बनवा लें। और जितने भी आपके डोमिसाइल वगैरह हैं इनकी ओरिजिनल प्लस इनके 2-3 फोटोकॉपी, कम से कम 2-3 तो रखें ही हर चीज की। आपके कम से कम भी 20 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, 20 की एक 4-4 फोटोकॉपी करा लें, वो आसान रहेगा आपका, क्योंकि आपको ये पूरे साल ही चाहिएगा। दूसरा, आपके जो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं और वो स्कॉलरशिप आती है लगभग मार्च के आसपास, मार्च के अंदर ही आ जाती है शायद। तो इसमें क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे? डॉक्यूमेंट उसमें कम से कम 10-15 डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जो आपके पास मैंने फोटोकॉपी आपको बोला है यही सब। और इसमें एक आपका जो स्कूल से आपको एक फीस स्लिप मिलती है उसकी फोटोकॉपी लगती है, तो उसको भी संभाल के रखना चाहिए। और आप फोटो जो मैंने आपके कहे थे पासपोर्ट साइज 20-30 फोटो, उनमें से ही, क्योंकि आपके फोटो बहुत लगते हैं। तो ये स्कॉलरशिप का ये रहेगा। दूसरा, आपको मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता दूं स्कॉलरशिप का कि भाई अगर मान लीजिए आपका कॉलेज वाले ही कोई टीचर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता है तो आप मेरी माने तो उससे ही भरवाना, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर आप खुद स्कॉलरशिप का फॉर्म किसी कंप्यूटर वाले से कहीं साइबर कैफे में भरवाएंगे तो उसमें ये समस्या आ जाती है कि उस पर छोटी सी एक मिस्टेक आपका स्कॉलरशिप का वजीफा रोक देती है, यानी कि आपके पैसे जो सरकार भेजती है उसको रोक देती है। उसमें दिक्कत कैसी कैसी आती है, या तो उसने आपका ब्रांच गलत डाल दी हो, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक, फादर के नाम में स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई हो, एड्रेस आपका मिस्टेक हो गया हो, आधार कार्ड वगैरह, और या फिर आपका जो एक आपकी फीस स्लिप होती है उसका एक सीरियल नंबर होता है वो गलत डाल दिया हो। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, और ये चीजें जो आपके टीचर हैं वे आपको 2-3 बार चेक कर लेते हैं। एक बार खुद करते हैं और एक बार आपसे चेक करा लेते हैं। तो मेरी मानने तो आप टीचर से ही कराइए, क्योंकि उसमें 2 सर्टिफिकेट आपके कचहरी या तहसीलदार के द्वारा बन के आते हैं, या तो कचहरी से बनवा लो और तहसील से बनवा सकते हैं। अब अगर आप खुद बनवाना चाहते हैं तो आप कचहरी से ही डॉक्यूमेंट बनवाएं, क्योंकि जो तहसील की मोहर है वो महंगी होती है और कचहरी की सस्ती होती है, तो आप कचहरी से बनवाएं। जो आने जाने का मैं बता रहा था आपको, रोडवेज या रेल, तो उसका क्या करें, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, और जिन्हें पता है उन्हें उनके लिए अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि आपके लिए जो रोडवेज का आपके साधन है, अगर आपके गांव के अंदर को रोडवेज जाती है या फिर आसपास से रोडवेज जाती है नजदीक से, तो आप क्या करें कि जो रेगुलर बच्चे हैं जिन्हें कम से कम भी 20-21 दिन कॉलेज जाना है, तो 20-21 दिन कॉलेज जाना है, तो वे क्या करें कि आप अपने रोडवेज के जो मुख्यालय है वहां पर जाइए। वहां क्या होगा कि एक अलग से चैम्बर बना होगा एमएसटी का। अब एमएसटी 2 तरीके की होती थी, एक तो आपकी ओपन एमएसटी और एक जो आपकी मंथली पे करने वाली एमएसटी होती है डेली का। उसमें क्या होता है कि आप इसमें जो ओपन एमएसटी होती है इसमें आपको एक बार रुपए डाल दिए और आप जब जाएंगे जब ही कटेंगे। लेकिन जो दूसरे वाली एमएसटी होती है उसमें क्या होता है कि आपको एक बार रिचार्ज करा लिया, अब आप जाओ पूरे मंथ में या ना जाओ, वे रुपए आपके लग गए। तो जो अब सरकार ने यूपी में क्या करा कि ओपन एमएसटी बंद कर दी। पहले आईसीआईसीआई बैंक से बन के आती थी, अब जो रोडवेज वाले हैं खुद एमएसटी बनाते हैं कागज की। तो उसमें क्या होता है कि आपको 2-3 सर्टिफिकेट चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, तो वे अपने आप बनवा सकते हैं किसी भी अपने जिला के रोडवेज से। तो उसमें क्या है कि आपका जैसे कॉलेज है आपका एक जिले में, तो ये क्या होगा कि आप अपने घर से जहां भी आपका एरिया पड़ता होगा वहां से रोडवेज में बैठे और आप अपने जिले में जाएं, तो आपको क्या होगा कि जो आप 30 दिन जा रहे हैं तो आप जो बच्चे 21 से कम वाले हैं उनके लिए 13 दिन का किराया होता है, और जो 21 से ऊपर वाले हैं उनके लिए 17-18 दिन का किराया होता है। बाकी आप एक बार 13 दिन का किराया पे करके आप पूरे 30 दिन जाते हैं। तो एमएसटी में ये होता है, स्टूडेंट एमएसटी कहते हैं उसको। तो इसमें 2-3 सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके कॉलेज का आई कार्ड, अगर आई कार्ड ना हो तो आप कॉलेज की पैम्पलेट पे एक पूरा लिख के कि भाई मैं इस कॉलेज में पढ़ने वाला फला फला ब्रांच का एक स्टूडेंट हूँ करके, और अपने जो प्रिंसिपल है या फिर जो आपके एचओडी वगैरह है उनसे साइन करा के और मोहर लगा के कॉलेज की बकायदा आप उनको रोडवेज में सबमिट कर दें। दूसरा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वगैरह लग जाती है। और ही इसमें ये है कि आपका ये 18 से 21 तक एक, और 18 से 21 के बाद
जो दूसरी एमएसटी बनती है वो फिर आपकी 17 दिन का उसमें चार्ज लगता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने एक बार वो कार्ड बनवा लिया रोडवेज से, तो फिर आपको बार बार वो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपका 1 महीने बाद एक्सपायर हो गया, आपको अगले महीने छुट्टी लेनी है पूरा महीना, उसके बाद आपको जाना है, तो आप क्या करें, वो जो पुराना कार्ड होगा उसको ही आप रिन्यू करा ले कॉलेज में, मतलब रोडवेज में जाए, रोडवेज अड्डे पे, और वहां जाके उसमें दोबारा रिचार्ज करवा ले, और वो दूसरी वाली दे देंगे आपको, वो रख लेंगे, दूसरी दे देंगे। तो उसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं हर महीने। तो वो जो आपको मैंने बताया ही था कि आपको 20-25 करवा लेने चाहिए, वहां आप काम आ जाए। बाकी कॉलेज में जो आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर मुझे कुछ और जरूरी लगा तो मैं अपने अगले ब्लॉग में बता ही दूंगा। वैसे अगला ब्लॉग जो होगा वो स्कॉलरशिप के ऊपर होगा। तो दोस्तों जिन भाइयों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है या फिर आई नहीं, वो अगला ब्लॉग का इंतजार करें, क्योंकि मैं उसमें आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा और आपको प्रोसीजर बताऊंगा पूरा, जो फ्रेशर है उनके लिए भी और जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए भी। तो दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। Turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug